हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का हमारा विषय है भाषा। भाषा और बोली में अंतर, लिपि और व्याकरण। भाषा के अंतर्गत हम राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, देखने में जितना ये साधारण टॉपिक लग रहा है उतना ही महत्वपूर्ण है। आरबीएससी कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के कोर्स में ये सभी टॉपिक समाहित हैं। साथ ही इस वीडियो में हमने प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें डाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा क्या है? भाषा शब्द भाष धातु से बना है और भाष धातु का अर्थ है बोलना। और भाषा क्या है? तो अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम भाषा है। अर्थात जो व्यक्ति के मन के भाव हैं, जो उसके विचार हैं, वो दूसरे व्यक्ति तक जिस माध्यम में पहुंचाता है उसी माध्यम का नाम ही भाषा है। भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम हमारा इतिहास, हमारा संचित ज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हम अगली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। यह तो हुई भाषा की बात। अब भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक मुंह से अर्थात मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा अर्थात जब मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब हम बात करते हैं मातृभाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा की। मातृभाषा क्या है? जिसे बच्चा अपनी माँ से, या हम पारिभाषिक रूप में बात करें तो भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। दूसरी बात आई संपर्क भाषा की। संपर्क भाषा क्या है? संपर्क भाषा वो भाषा है जिसमें 2 विभिन्न भाषा बोलने वाले व्यक्ति, 2 अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति जिस भाषा में अपनी बात एक दूसरे को अच्छी तरह से समझा सकते हैं और स्वयं भी समझ सकते हैं, वह संपर्क भाषा कहलाती है। उदाहरण के लिए एक राजस्थानी बोलने वाला व्यक्ति और एक तमिल बोलने वाला व्यक्ति, यह दोनों अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं। जिस भाषा में अपनी बात एक दूसरे को समझा पाए वही संपर्क भाषा कही जाएगी। और विद्यार्थियों, अंग्रेजी भारत की संपर्क भाषा है, क्योंकि अंग्रेजी ही वह भाषा है जिसमें व्यक्ति अपने मन की बात को दूसरे भाषा बोलने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। तो संपर्क भाषा क्या हुई? जिसमें 2 अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति अपनी अपनी बात को दूसरे को समझा सके। अब राष्ट्रभाषा क्या है? जिस भाषा का देश के अधिकतर निवासी प्रयोग करते हैं, अर्थात किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है। कहने का आशय क्या हुआ कि किसी देश के अधिक से अधिक लोग जिस भाषा में अपनी बात करते हैं वही हमारी राष्ट्रभाषा है। और भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। और अब हम बात करते हैं राजभाषा की। राजभाषा जो संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा है। कहने का आशय क्या हुआ? वो भाषा जो देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। इस बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि राजभाषा देश के संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा है जिसमें संघीय सरकार अपना कामकाज करती है। कहने का आशय क्या हुआ? संविधान द्वारा स्वीकृत वो भाषा जिसमें सरकारी कार्यालयों में कामकाज होता है वही राजभाषा है। अब हम बात करते हैं कि राजभाषा का प्रावधान कौन से अध्याय में है। संविधान में भाग 17 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा हिंदी को स्वीकार किया गया है और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया है। साथ ही अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलित है, अर्थात जो हम 1, 2, 3, 4 जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी नहीं, जो अंग्रेजी वाला रूप है
वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला हुआ है और वही प्रयोग मान्य है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अब हम बात करें 14 सितंबर 1949 की। इसी दिन ही हिंदी भारत की राजभाषा बनी और यही कारण है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं, क्योंकि इसी दिन ही हिंदी भारत की राजभाषा बनी। साथ ही साथ विद्यार्थियों, भारत की राजभाषा अंग्रेजी भी है, अर्थात भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं। जब अंग्रेजी को संविधान बनते वक्त 1950 में अंग्रेजी को राजभाषा बनाया गया, तो उस समय सिर्फ 15 वर्ष के लिए इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन 15 वर्ष का आशय हुआ 1965। लेकिन आने वाले समय में आगे बढ़ते हुए संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको और आगे तक और आज तक भी यह अंग्रेजी हमारी राजभाषा के रूप में कार्य कर रही है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 344 की। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग और समिति के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 345, 346 और 347 प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान है संविधान में। अनुच्छेद 348 क्या कहता है? अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद और विधान मंडलों में जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी भाषा के संबंध में है। अनुच्छेद 348 की बात हो रही है। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 350 जो जनसाधारण की शिकायतों की भाषा है और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनके बारे में अनुच्छेद 350 है। अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सरकार के क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, उनका उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं कि राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारतीय संघ को 3 वर्गों में विभक्त किया गया भाषाई आधार पर: क श्रेणी, ख श्रेणी और ग श्रेणी। क श्रेणी में कौन से राज्य आ रहे हैं? यह 10 राज्य हैं जो हिंदी भाषी हैं, यह क श्रेणी में आते हैं। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, बिहार और बिहार से अलग हुआ झारखंड, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, यह 10 राज्य हिंदी भाषी हैं और ये क श्रेणी में आते हैं। विद्यार्थियों, क श्रेणी के राज्य वो राज्य हैं जिनमें सभी पत्र व्यवहार भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी में होता है, और अगर सरकारी कामकाज में कोई भी पत्र व्यवहार अगर अंग्रेजी में भेजा भी जा रहा है तो उसका हिंदी अनुवाद अवश्य ही प्राप्त होगा, अवश्य ही भेजा जाएगा। अर्थात क श्रेणी के राज्य वो हैं जिनमें संघीय सरकार से जो भी पत्र व्यवहार होगा वो हिंदी में ही होगा और लिपि देवनागरी होगी, और साथ ही साथ अगर अंग्रेजी में आता है तो भी उसका हिंदी अनुवाद अवश्य आएगा। अब बात करते हैं ख श्रेणी के राज्यों की। ख श्रेणी में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार को रखा गया है। और ख श्रेणी के राज्य वो राज्य हैं जिनमें राज्यों से पत्र व्यवहार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। क श्रेणी में हिंदी में और ख श्रेणी में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अब बात करते हैं ग श्रेणी की। ग श्रेणी में शेष सभी प्रदेश हैं और जो भी संघ शासित प्रदेश बच गए वो ग श्रेणी में हैं, और ग श्रेणी के राज्यों में पत्र व्यवहार अंग्रेजी में किया जाएगा। साथ ही साथ केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी में जो भी आए हुए पत्र हैं उनका उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में जो भी प्रपत्र रजिस्टर होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, और कर्मचारी भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही टिप्पणी लिख सकेंगे। अब हम बात करते हैं भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाएं सम्मिलित थी। भारत के मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में, जब भारत का मूल संविधान बना तो उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं सम्मिलित की गई थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं संविधान में सम्मिलित है। दोनों बातों में अंतर है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और इस समय 22 भाषाएं संविधान में सम्मिलित हैं। कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं देखेंगे। हिंदी, संस्कृत,
सिंधी और संथाली। हमने इनको याद करने के हिसाब से SSS यानी कि SSS इस हिसाब से लिखा है। इसी तरह से मणिपुरी, मराठी, मलयालम और मैथिली, ये 4 बार M है, M से स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए हमने इसको M4 या M 4 बार लिखा है। अब आगे देखें, कोंकणी, कश्मीरी और कन्नड़ तीनों के से स्टार्ट होने वाली हैं। K लिखा है हमने। तमिल और तेलुगु दोनों T से हैं। उर्दू और उड़िया W है। इस प्रकार हम इनको याद करने में थोड़ा आसानी रहती है, इसलिए हमने इनको कोड वर्ड बनाने की कोशिश की है। बाकी बच्चे गुजराती, नेपाली और पंजाबी, इन तीनों को मैंने इसलिए साथ साथ लिखा है क्योंकि इनके लास्ट में बड़ी की मात्रा आ रही है, तो हम थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी हमें। फिर है बोडो और डोगरी, दोनों एक जैसी है, इसका अंत स्टार्ट हो रहा है इससे। बंगला और असमिया, ये कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं जो वर्तमान भारतीय संविधान में सम्मिलित हैं। अब हम बात करते हैं बोली क्या है। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं, अर्थात सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। कहने का आशय क्या हुआ, बोली जो है उसका क्षेत्र सीमित होता है, अर्थात सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और जो उसका स्थानीय रूप है, जिसका कोई मानक रूप नहीं है, स्थानीय रूप जो है वही बोली है। बोली में कहावतों, लोकगीतों, लोक कथाओं आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। अब हम देखें भाषा और बोली में अंतर क्या है। सबसे पहले भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, बड़ा होता है, जबकि भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है। दूसरी बात, भाषा का एक मानक रूप होता है, लेकिन बोली का कोई मानक रूप नहीं होता। तीसरा अंतर देखें, भाषा में साहित्य लिखा जाता है, लेकिन बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता है। 3 अंतर पढ़े हमने, क्षेत्र के आधार पर, मानक रूप के आधार पर और साहित्य के आधार पर। चौथा है, एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं, क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत है, भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं, लेकिन बोली के अंतर्गत कई भाषाएं बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं। और अगला अंतर है कि एक भाषा की बहुत सारी बोलियों के बीच में बोधगम्यता होती है। कहने का आशय है कि एक भाषा के अंतर्गत जो भी बोलियां आ रही हैं, उन बोलियों को बोलने वाले लोग आपस में एक दूसरे को अपनी बात कह सुन समझा सकते हैं, लेकिन 2 भाषाओं के बीच कोई बोधगम्यता नहीं होती है। जैसे हम बात कर रहे थे कि एक राजस्थानी व्यक्ति है और एक तमिल बोलने वाला व्यक्ति है, तो वो दोनों व्यक्ति अपनी बात को किसी अन्य भाषा में ही समझा सकते हैं, राजस्थानी या तमिल में नहीं समझा सकते। अर्थात 2 भाषाओं के बीच में कोई बोधगम्यता नहीं होती, उन्हें एक संपर्क भाषा की जरूरत होती है। अगला है, भाषा का अपना व्याकरण, अपना शब्दकोश होता है और उसका मानक रूप भी होता है, लेकिन बोली का कोई व्याकरण, कोई शब्दकोश नहीं होता है। बोली में सिद्धांतों को महत्व ही नहीं दिया जाता है, साथ ही इनको महत्व न दे करके कहावतों, लोकगीतों और लोक कथाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अब हम एक बार फिर से देखें, क्षेत्र के आधार पर भाषा का क्षेत्र विस्तृत है, बोली सीमित क्षेत्र की है। भाषा का एक मानक रूप है, बोली का कोई मानक रूप नहीं है। बोली स्थानीय स्तर पर अपने अनुसार बदलती रहती है। भाषा में साहित्य लिखा जाता है, बोली का कोई साहित्य नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं, लेकिन बोली के साथ ऐसा नहीं है। एक बोली के अंतर्गत कई भाषाएं नहीं हो सकती। एक भाषा की बहुत सारी बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है, लेकिन 2 भाषाओं के बीच में ऐसी कोई बात नहीं होती, ऐसा कोई चांस नहीं होता है। भाषा का व्याकरण, शब्दकोश होता है, जबकि बोली का कोई व्याकरण और कोई शब्दकोश नहीं होता है। अगली बात करें हम लिपि की। लिपि क्या है? भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है, हमें लेखन चिन्ह याद रखना है कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है वह लिपि है। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 343 में अभी हमने पढ़ा था, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और साथ ही 4 भाषाएं और भी हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। 4 भाषाएं कौन सी हैं वो? संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी, ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। इस प्रकार
5 भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और देखेंगे अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी और उर्दू की लिपि फारसी है। अब हम बात करते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण शाब्दिक अर्थ है इसका विश्लेषण करना। तो भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी जो जानकारी देने वाला शास्त्र है वही व्याकरण कहलाता है। इसको हम इस तरह से भी कहेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण वर्ण, शब्द और वाक्य की रचना को व्यवस्थित करता है। इसके अंतर्गत अर्थात व्याकरण के अंतर्गत 3 विभाग आते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण विचार की। वर्ण विचार में वर्णों, अक्षरों के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उन अक्षरों और वर्णों का उच्चारण, उनके भेद लिखने की विधि के बारे में विचार किया जाता है। अब बात करें शब्द विचार की। शब्दों के भेद, बनावट, प्रयोग, रचना के आधार पर शब्द विभिन्न प्रकार के होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द या विकारी, अविकारी या तत्सम तद्भव शब्द, इनके बारे में व्याकरण में विचार किया जाता है। और अगला है वाक्य विचार। वाक्यों की रचना, भेद, वाक्य विग्रह और साथ ही साथ विराम चिन्ह के प्रयोग पर भी विचार किया जाता है। इस प्रकार यह 3 विभाग व्याकरण से संबंधित है। अब हम बात करते हैं बोलियों की। हिंदी की 18 बोलियां हैं जिन्हें 5 भागों में, जिन्हें उपभाषा भी कहते हैं, उन 5 भागों में बांटा गया है। और वो उपभाग कौन से हैं, वो 5 उपभाषाएं कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। ये 5 उपभाषाएं हैं और इन्हीं 5 के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। देखिए पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, 3 आती हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 आती हैं जिनमें खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहा जाता है, बुंदेली और कन्नौजी भाषाएं आती हैं, बोलियां आती हैं। बिहारी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी बोलियां आती हैं। राजस्थानी में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती बोलियां आती हैं। और अगली है पहाड़ी। पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूनी और मंडयाली बोलियां आती हैं। इस प्रकार यह 18 बोलियां हैं जो हिंदी भाषा के 5 भागों में बांटी गई है जिन्हें उपभाषा कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए।